बस इतना ही है। अब ये सही है या गलत है, एथिकली कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसके दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और अगर आप इसके नेगेटिव लिखने चलोगे, आपको बहुत सारे मिल जाएँगे, क्योंकि अगर इंडिया में इस तरह से कुछ परमिट कर दिया गया, ऐसा को राइट दे दिया गया, तो यू कैन इमेजिन पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, इन एरियाज़ में तो लड़कों को शादी करने के लिए लड़की कोई नहीं मिलेगी। हर पेरेंट जो अपनी लड़की को इसी तरह से किसी न किसी बहाने से वो जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो जाया करेगी। तो वो उन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट जैसी उन्होंने कर दिया, बट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है ना। एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु जस्ट वांट टू एंजॉय देयर लाइफ बट विदाउट गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, तो ये भी ठीक नहीं है। एंड फ्यू ऑफ देम सेइंग कि वर्क स्ट्रेस ज़्यादा है, बच्चे कौन पैदा करेगा, बाहर से अडॉप्ट कर लेंगे। तो जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों की सैलरी 2-2 3-3 लाख रुपए है, 1 साल तक मैं प्रेग्नेंट होके बच्चे को बर्थ दे के अगर जॉब पे नहीं जाऊँगी, तो साल का 24 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। हमने फ्लैट देखा, देयर आर सो मेनी स्टोरीज़ मैंने पढ़ रखी हैं, सुन रखी हैं इसके बारे में। और रिसेंट में एथिकल इश्यूज से रिलेटेड ये इस तरह की स्टोरीज थी। हमने इतना लोन ले रखा है, अगर हम लोग घर पे बैठ जाएंगे तो बेटर है हम बच्चा अडॉप्ट कर लें। वो ठीक है बच्चा अडॉप्ट कर लेना, पर सिर्फ इस रीज़न से, है ना। या फिर उसके बाद हम लोगों ने वो भी एक टॉपिक डिस्कस किया थोड़े दिन पहले, जो इससे रिलेटेड था, अ, इससे रिलेटेड एक टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था मुझे टॉपिक याद नहीं आ रहा है। वो जो वार्म किराए पे लेने वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसको भी गवर्नमेंट ने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए उसके ऊपर। एंड अब देखो आने वाले टाइम के अंदर इसमें क्या होता है, बट ये है कि एथिक्स के लिए ये टॉपिक जो है वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, एथिक्स और ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो गया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको इंक्लूड किया है। व्हाट डू यू से अबाउट इन इंडियन कंडीशन और यूरोप और अमेरिका के कंडीशन। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है प्री और मेंस का। प्री में तो नहीं बनेगा, खैर मेंस में जरूर बन सकता है, या प्री में भी हो सकता है, कौन सी कंट्री जिसने ऐसे ऐसे किया है। और उसके बाद रेजिग्नेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल एंड की एस्पेक्ट्स ऑफ रीसेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अरुण गोयल साहब की अपॉइंटमेंट, ये पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, और जब इनका रिटायरमेंट होने वाला था उससे एक दिन पहले इनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया था। और कई सारी चीज़ों को इन्होंने जो है जो उसको इग्नोर करके इनको बनाया था। और अभी इन्होंने रिसेंटली, अभी तो इलेक्शन कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के चांसेस थे, इन्होंने उससे पहले रिजाइन कर दिया। अभी तो टाइम इनका पड़ा था, काफ़ी लंबा टाइम पड़ा था, बट ही रिजाइन। अब इसके बारे में न्यूज़ है, अरुण गोयल वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर रिजाइंड जस्ट डे बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द शेड्यूल ऑफ अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस, leaving the election commission with only chief election commissioner Rajiv Kumar. The recent departure follows the retirement of election commissioner Anup Chandra Pandey last month, resulting the vacancies that will be addressed under the chief election commissioner and other election commissioners appointed condition of service term of office act 2002. Controversy क्या है surrounding around appointment? Arun Goyal's appointment election commissioner raised eyebrows ड्यू टू सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग इट, क्योंकि जिनकी जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो अपोजिशन पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। तो उन्होंने कहा था कि अरुण गोयल की अपॉइंटमेंट जो है ये आउट ऑफ द वे इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, इसको चेक करो। रेज्ड आईब्रोज ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस सराउंडेड बाय, हाँ वो मेरे को याद आया, हाँ बेटा वो टॉपिक था, वो सरोगेसी से रिलेटेड जो टॉपिक था हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और सरोगेसी में हमने डिस्कस किया था प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, ये लोग अपने बच्चे बाहर से पैदा करवा रहे हैं पैसे देके गरीब आदमी को, है ना। और गरीब हो जो भी रीज़न हो, कौन अपनी वॉम किराए पे देता है, माँ का पेट कौन किराए पे देता है। तो ये सरोगेसी रिलेटेड इशू था, वो भी एथिक्स का ही पार्ट है। और उसके साथ एथिक्स के सरोगेसी वाले पार्ट को और इसको, इस पार्ट को आपको दोनों को ज्वाइंट कर इकट्ठा करके पढ़ना है, और उसका आंसर भी यही बनेगा, दोनों को जोड़ के इसका आंसर बनेगा और बेटर आंसर लिखोगे आप। और देखिए कितना दिखने में कितना अजीब है और सुनने में भी कितना अजीब है कि माँ बन गई है, माँ को जन्म, बच्चे को बर्थ नहीं दिया है। अब वो अटैचमेंट, वो सब चीज़ें, कई सारे नेगेटिव पॉजिटिव कई सारी चीज़ें हैं। वो एक्ट्रेस है, वो कर सकती है, बट ऐसे बच्चे पैदा कराए जाना तो एथिकली तो हर हालत में ही गलत है ना। आप बच्चे अपने किसी और से पैदा करा रहे हैं, नेचर को आप चैलेंज कर रहे हैं। तो उसी करके गवर्नमेंट ने सैरोगेसी के रिलेटेड लॉ जो है उनको रिस्ट्रिक्ट किया उनको। तो वैसे ही शाहरुख खान ने भी एक बच्चा अपना बाहर से सैरोगेसी के थ्रू पैदा करवाया है। फिर तो सारे लोग यही काम करेंगे, सैरोगेसी से बच्चे पैदा करवा लो। हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, बच्चा क्या गोद लेना, सैरोगेसी से पैदा करा लो, है ना। उधर एग दिया, उधर स्पर्म दिया, जाके बच्चा पैदा हो गया। तो ये ठीक नहीं था, और ठीक है एथिकली हर हालत में ये गलत है। तो अब यहाँ पे आते हैं इस न्यूज़ के ऊपर, अरुण गोयल साहब की अपॉइंटमेंट की न्यूज़ के ऊपर। तो जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तब भी लोग सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन पहुंच गई थी कि आउट ऑफ वे इनकी सिलेक्शन हुआ है इलेक्शन कमिश्नर के लिए। एज अ वेरी नेक्स्ट डे द मूव फेस्ड क्रिटिसिज्म
with concerns about the timing coinciding with the Supreme Court hearing on the appointment procedure of the Chief Election Commissioner and Election Commissioner. The Association of Democratic Reforms contested Goel's appointment, alleging arbitrariness and foresight in seeking voluntary retirement ahead of election of the Election Commissioner. तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है, ये भी अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है. व्हाट इज टुडेज न्यूज़ आर्टिकल क्या कहती है? कुछ कुछ न्यूज़ में मैं इनका सोर्स लिखना भूल गया हूँ. नेक्स्ट कोशिश करूंगा स्ट्रिक्टली इसको करूँ और स्ट्रिक्टली क्वेश्चंस भी बनाऊँ. इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटेड कंडीशन सर्विस इन टर्म ऑफ एक्ट 2023. इलेक्शन कमिश्नर साहब, अबाउट इलेक्शन कमिश्नर इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी empowered by 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्ट इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. तो कभी कभी हम लोगों ने क्लासरूम में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शंस कराता है. खुद से अपने आप से रिकॉल करो इसको. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शन कराता है? लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन, है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ये कराता है. वो किसी भी कंडीशन में लोकल बॉडीज के इलेक्शंस नहीं कराता. ठीक. तो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के भी इलेक्शंस. ठीक. अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ कमिश्नर्स क्या कहता है? हिस्टोरिकली अपॉइंटमेंट प्रोसेस लैक्ड स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव गाइडलाइंस अंडर द इंट्रोडक्शन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑन सर्विस ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023. प्रीवियसली प्रेसिडेंट मेड अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो अभी क्या है, इसमें चेंजेस आए और प्रोविजन यही कहता था कि पहले जिसको जो कैबिनेट कहेगी, अप्रूव करेगी, उसको हम लोग इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे. और फिर उसके बाद President made appointment based on advice of Union Council of Ministers led by Prime Minister. So, Appointment Condition Service Act 2023 के अंदर previously the President. उसके बाद tenure क्या होता है? Under the Act, Election Commission serves as 6-year term or until the age of 65 years. दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए, 65 years age या 6 years, जो भी इलेक्शंस में पहले पूरा हो जाए तब तक इलेक्शन कमीशन अपनी पोस्ट पर बना रहता है. whichever is earlier, the act also specify condition for the removal of chief election commissioner aligning with the removal process. अब हमने डिस्कस किया हुआ है इसको. चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल कैसे होता है? प्रीलिम के लिए 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल कैसे होता है और इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल कैसे होता है, इसको जाके अब आप रिकॉल करो कैसे कैसे होता है. अगर आपको याद आ जाए तो लिख लेना साथ में कैसे होता है रिमूवल. उसके बाद जब क्लास ओवर हो जाए ये वाली, उसके बाद आप चेक करना आप सही थे या गलत थे. उसके बाद रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स आर नॉट डिबेयर्ड फ्रॉम फर्दर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट. ये हमने डिस्कस किया हुआ है. जो रिटायर हो जाए वो किसी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट पे दोबारा वो जा नहीं सकते. बट हमने ये भी डिस्कस किया हुआ एथिकली ये भी गलत है कि रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मंत्री बना दिए जाएं या राज्यसभा से मेंबर बना के भेज दिए जाएं. गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कोई नहीं, पर आपने मंत्री तो बना दिया ना उनको, ये भी तो वही हुआ. या फिर राज्यसभा से आपने दूसरी बैकडोर एंट्री से राज्यसभा भेज दिया. तो व्हाट इज दैट? दिस इज क्विड प्रो को है. आप हमारे लिए करो, कुछ हमारे लिए करते हैं. जैसे वीएन गाडगिल साहब थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया उनको. तो की हाईलाइट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड ऑफिस टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023. Act replaces the Chief Justice of India with a cabinet minister nominated by the Prime Minister and committee for selecting CEC Chief Election Commission election commission. It also includes the leader of opposition in Lok Sabha in the selection committee. अब यहाँ पर ये है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट, जो प्राइम मिनिस्टर उससे वो कंसल्ट करेंगे तो दोनों मिलके इलेक्शन कमीशन के लिए नाम जो है आगे चलाएंगे. बट उसके लिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो जाना जरूरी है. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के लिए आपके पास एटलीस्ट लोकसभा की टोटल सीट का 10% आपके पास सीट्स होनी चाहिए, तब आप होने जाओगे. तो उसके हिसाब से लोकसभा की जितनी टोटल सीट्स बनती थी तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वहाँ पर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रही थी. इट मीन्स तो वहाँ पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अभी कोई है ही नहीं. लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में बेशक है. क्राइटेरिया क्या कहता है? कैंडिडेट ऑफ द इलेक्शन कमीशन मस्ट हैव हेल्ड अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पोजेस इंटीग्रिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस इन द इलेक्शन मैनेज. तो ये होना चाहिए उनके पास. तो पहले वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होना चाहिए. सबसे एसेंशियल तो यही है कि वो IAS IPS रिटायर होना चाहिए. तो प्रोसेस द सर्च कमेटी चेयर्ड बाय लॉ मिनिस्टर प्रपोज पैनल टू द नेम ऑफ सिलेक्शन कमेटी chaired by Prime Minister and including the leader of opposition or the leader of the single largest opposition party in Lok Sabha along with the cabinet minister nominated by the Prime Minister. तो सर्च कमेटी होगी जो पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सबसे बड़ी पार्टी के जो मेंबर होगा उससे कंसल्ट करके फिर इनकी अपॉइंटमेंट होगी. टर्म्स एंड टेन्योर
CEC and EC, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, EC इलेक्शन कमिश्नर रिमेन 6 ईयर अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर, हमने डिस्कस किया है 6 ईयर या 65 ईयर, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो। सैलरी कंडीशन, services are now equivalent to that of the cabinet secretary, replacing the early benchmark of the supreme court judge salary। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी सैलरी होगी। अब पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरीज कहाँ से आती हैं, क्या कंसोलिडेटेड फंड से आती हैं या किसी और फंड से आती हैं? जब तक क्लास खत्म होती है तब तक आप इसका आंसर अपनी कॉपी पर लिख के रखो कि इलेक्शन कमीशन की सैलरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरीज कहाँ से आती हैं। उसके बाद अपने नोट्स में जाके चेक करना, आपको आंसर मिल जाएगा। रिपील ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, रिमूवल ऑफ 3 top functionaries of the election commissioner. The CEC removal mirrors that the Supreme Court judge, while election commission can only be removed as CEC recommendation। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रोसेस क्या है आप सबको पता है, और अगर आपको पता है तो अपनी कॉपी पे लिखो अभी और उसके बाद जाके चेक करना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रोसेस और इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रोसेस क्या होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलग से लिखना है और इलेक्शन कमिश्नर आपको अलग से लिखना है। चेक करो आपको कितना याद है। ठीक, नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, द न्यू प्रोविजन प्रोटेक्ट करंट एंड फॉर्मर CEC इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन भी मिली हुई है उनको।